नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हरियाणा एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, पुलिस या अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाती है। सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में यानी हमारी इस डीप डाइव में हम भारत के 19 राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े ऐसे ही कई भ्रम तोड़ने वाले हैं। और हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव मेमोरी ट्रिक्स के जरिए इन्हें हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि इंसान का दिमाग सिर्फ रूखे आंकड़ों को याद रखने के लिए नहीं बना है। बिल्कुल। जब तक किसी तथ्य के पीछे कोई कहानी या विजुअल इमेज ना हो, वो दिमाग से बहुत जल्दी मिट जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत देश की सबसे बड़ी विजुअल पहचान से करते हैं, हमारा तिरंगा और अशोक स्तंभ। ये बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। किसी भी राष्ट्र का ध्वज सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो एक पूरे देश के मिजाज को दिखाता है ना? जैसे तिरंगे के तीनों रंगों का अर्थ बहुत ही गहरा है। सबसे ऊपर केसरिया है, जो त्याग और बलिदान को दर्शाता है। और बीच में सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो हरा रंग है, वो इस देश की समृद्धि और हरियाली की कहानी कहता है। बिल्कुल। और इन तीन रंगों को जोड़ने वाला जो तत्व है, वो है बीच में मौजूद गहरा नीला चक्र, जो ऐतिहासिक सारनाथ से लिया गया है। अच्छा, और इसमें 24 तीलियां हैं, राइट? हाँ, 24 तीलियां। ये चक्र एक तरह से पूरे राष्ट्र का फ्लाईव्हील है, मतलब गति चक्र है। ये 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं। जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक राष्ट्र के रूप में हमें कभी रुकना नहीं है। बिल्कुल, हमेशा गतिमान रहना है, गति ही जीवन है। और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस तिरंगे को आजादी से कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। वाओ, 22 जुलाई 1947। यहाँ एक बहुत ही तकनीकी पहलू भी है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। आप झंडे के डिजाइन और आकार की बात कर रही हैं ना? हाँ, आधिकारिक तौर पर इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 2.3 होना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि एग्जाम में या वैसे भी ये 2.3 और 3.2 आपस में बहुत उलझ जाते हैं। ये तो है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे हमेशा के लिए दिमाग में बैठाने की एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक है मेरे पास। अरे वाह, क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि फ्लैग को सैल्यूट करने में 2 से 3 सेकंड का समय लगता है। इंटरेस्टिंग। बस इस विजुअल को याद रखना है। सैल्यूट करने में 2-3 सेकंड लगे, मतलब अनुपात 2.3 है। हाँ, ये दिमागी शॉर्टकट बहुत ही अचूक है। ये सच में काम करेगा, क्योंकि ये एक नंबर को एक शारीरिक एक्शन के साथ जोड़ देता है ना? और इसी तरह अगर हम राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह यानी अशोक स्तंभ की बात करें, तो वो भी बहुत पावरफुल मैसेज देता है। बिल्कुल। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, और इस स्तंभ में 4 शेर हैं। 4 शेर? शेर हमेशा से शक्ति, साहस और कॉन्फिडेंस का प्रतीक रहे हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं था, बल्कि नव स्वतंत्र भारत का दुनिया के सामने एक साहसिक ऐलान था। और इस स्तंभ के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा है, वो भी कोई साधारण वाक्य नहीं है। हाँ, वो प्राचीन मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है। और इस पूरे प्रतीक चिन्ह को देश ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इस तारीख को याद रखने का लॉजिक भी बहुत सीधा है। वो कैसे? हम कह सकते हैं कि रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी 1950 के दिन ही देश को अपना आधिकारिक एम्ब्लेम मिला। बहुत बढ़िया। मतलब जिस दिन देश गणतंत्र बना, उसी दिन अपनी मोहर को भी अपना लिया। बिल्कुल। अब दृश्य पहचान के बाद किसी भी देश की जो दूसरी सबसे बड़ी पहचान होती है, वो है उसकी आवाज, यानी उसकी ऑडिटरी आइडेंटिटी। यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। अक्सर लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि दोनों का इतिहास और दर्जा एक ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसे साफ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रगान की, यानी जन गण मन। इसे तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रचाता है ना? हाँ, और ये मूल रूप से उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि से लिया गया है। अच्छा, और इसे पहली बार कब गाया गया था? ऐतिहासिक दस्तावेजों के हिसाब से ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। 1911 में? और इसके गायन का कोई निर्धारित समय भी तो होता है? जी बिल्कुल। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगना चाहिए,
और बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका एक शॉर्ट वर्जन भी है। अरे सच में, शॉर्ट वर्जन? हाँ, शॉर्ट वर्जन गाने की अवधि महज 20 सेकंड होती है। वाओ, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम राष्ट्रगीत की बात करें, यानी वंदे मातरम, तो इसकी कहानी थोड़ी अलग है। बिल्कुल, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इसे 1882 में प्रकाशित हुई उनकी मशहूर पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये राष्ट्रगान से भी काफी पहले, साल 1896 के कांग्रेस सत्र में पहली बार गाया जा चुका था। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बिल्कुल समान दर्जा प्राप्त है। क्योंकि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम एक मंत्र की तरह काम करता था। एग्जैक्टली, इसीलिए इन दोनों ही महान रचनाओं को एक ही ऐतिहासिक दिन 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। अब इन दोनों के रचयिता, स्रोत और तारीखों को याद रखने के लिए एक बहुत ही मस्त कॉग्निटिव हैक है। अच्छा, वो क्या है? ये किसी कविता की तरह है। ट्रिक है, टैगोर ने मन से गाया 1911 में, बंकिम ने मठ में लिखा 1882 में। अरे वाह, ये तो बहुत कैची है। टैगोर ने मन से गाया 1911 में, बंकिम ने मठ में लिखा 1882 में। हाँ, मन सुनते ही जनगण मन याद आएगा और मठ सुनते ही आनंद मठ। इंसानी दिमाग को इस तरह की राइमिंग बहुत पसंद आती है। बिल्कुल, तुकबंदी जटिल जानकारियों को याद रखने का सबसे पुराना तरीका है। अब इंसानों द्वारा बनाए गए इन प्रतीकों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक जीवों की तरफ। हाँ, उन जीवों की बात करते हैं जो इस देश की अपार शक्ति, सुंदरता और प्राकृतिक शुद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के वन्य जीव। इस श्रेणी में 3 जीवों का विशेष रूप से उल्लेख है: बाघ, मोर और डॉल्फिन। सबसे पहले बाघ की बात करते हैं। इसे अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, और एक बाघ की अधिकतम उम्र लगभग 20 वर्ष होती है, राइट? जी हाँ, और इसके वैज्ञानिक नाम को याद रखने का हैक बहुत ही मजेदार है। वो इंग्लिश वाली लाइन। एग्जैक्टली, बस एक लाइन याद रखनी है: टाइगर इज अ पैंथर इन डिस्गाइज। आहा, टाइगर इज अ पैंथर। मतलब जो टाइगर है वही असल में पैंथर है। हाँ, इससे पैंथेरा टाइग्रिस नाम कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल। और बाघ के बाद अगर हम हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की बात करें, तो ये अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है। हाँ, मोर के पंखों के रंग हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का सजीव रूप हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे चौंकाने वाला प्रतीक है, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलचर है। मतलब नेशनल एक्वाटिक एनिमल। ये दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है ना? हाँ, और डॉल्फिन का चुनाव बहुत ही गहरी सोच का नतीजा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। अच्छा, मतलब जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ डॉल्फिन जीवित नहीं रह सकती। बिल्कुल, ये गंगा नदी के इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर हम इसे ऐसे समझें, डॉल्फिन असल में एक प्राकृतिक वाटर प्यूरिफायर टेस्टर की तरह काम करती है। बहुत सही कहा, किसी मशीन की जरूरत नहीं है। अगर नदी में डॉल्फिन तैर रही है तो सीधा सा मतलब है कि पानी एकदम शुद्ध है। वाह! जीवों से आगे बढ़ते हुए अब उन प्राकृतिक जड़ों पर आते हैं जो हमें जमीन से जोड़े रखती हैं, यानी हमारी वनस्पतियां। हमारे राष्ट्रीय पेड़, फूल और फल, क्योंकि वनस्पतियों के बिना कोई भी राष्ट्र अधूरा है। बिल्कुल। राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में बरगद का चुनाव किया गया है। बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। ये एकता और दृढ़ता का सबसे बड़ा प्रतीक है। कैसे? जरा सोचिए, जिस तरह हमारे देश में अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, वैसे ही बरगद की विशाल शाखाओं में हजारों प्रकार के जंतु और पक्षी अपना घर बनाते हैं। क्या बात है! ये एक बहुत ही खूबसूरत रूपक है। भारत की विविधता में एकता को बरगद से बेहतर कोई नहीं दर्शा सकता। और इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम निलियम्बो न्यूसिफेरा है। सही कहा, कमल का फूल कीचड़ में खिलने के बावजूद उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। और अंत में फलों का राजा यानी आम हमारा राष्ट्रीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। ये विज्ञान वाले लैटिन नाम अक्सर जुबान पर चढ़ते नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास इन्हें याद करने का भी कोई क्रिएटिव तरीका होगा। बिल्कुल है। वो शॉर्टकट ये है, लोटस खिलता है नीले पानी में और मैंगो खाता है मैन। हाँ, नीले पानी से निलियम्बो याद आ जाएगा और मैन से मैंगो फेरा। है ना आसान?
ये विजुअल इमेजिनेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत बढ़िया। अब प्रकृति के इन वरदानों के बाद हमें उन बुनियादी ढांचों पर बात करनी चाहिए जो इस देश को चलाते हैं। मतलब नदियाँ, मुद्रा और खेल। जी, किसी भी देश का जीवन चक्र इन्हीं 3 धुरियों पर घूमता है। तो सबसे पहले उस नदी की बात करते हैं जो भारत की आस्था और भूगोल का केंद्र है, गंगा। तकनीकी रूप से गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। और ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि अपने उद्गम स्थल पर, जहां से ये जन्म लेती है, वहां इसे गंगा नहीं बल्कि भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और इस 2510 किलोमीटर के आंकड़े को याद रखने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। वो क्या है? बस एक वाक्य याद रखना है, गंगा 25:10 बजे बहती है। 25:10 मतलब 25.10 यानी 2510 किलोमीटर। वाह, संख्या को समय में बदल देने से दिमाग उसे बहुत आसानी से डिकोड कर लेता है ना? अब नदी के बाद अर्थव्यवस्था के इंजन की बात करते हैं, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा। कुछ साल पहले हमारी मुद्रा यानी रुपए की पूरी डिजाइन फिलॉसफी बदल गई थी। 15 जुलाई 2010 को रुपए का नया सिंबल जारी किया गया था। हाँ, वो जो र वाला सिंबल है। इस डिजाइन के पीछे की सोच बहुत ही शानदार है। ये देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। बिल्कुल, ये डिजाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि ये हमारी लोकल देवनागरी जड़ों और ग्लोबल लैटिन पहचान दोनों को एक साथ दर्शा सके। और इस मुद्रा को पूरी तरह से नियंत्रित करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास है। सही कहा। और जब हम देश को जोड़ने वाले कारकों की बात कर रहे हैं तो खेल सबसे ऊपर आते हैं। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कई बार लोग सोचते हैं कि क्रिकेट के इतने बड़े क्रेज के बावजूद हॉकी को ही ये सम्मान क्यों मिला? इसका कारण भारत का वो स्वर्णिम इतिहास है जो शायद फिर कभी दोहराया ना जा सके। वो लगातार जीते गए गोल्ड मेडल्स। हाँ, ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने हॉकी के मैदान पर जो जादू दिखाया था वो अकल्पनीय था। भारत ने हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। लगातार 6 गोल्ड मेडल जीतना कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। दुनिया के किसी भी देश के पास तब भारतीय हॉकी का कोई जवाब नहीं था। इसी अद्वितीय प्रदर्शन के सम्मान में हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया। वाव, भौतिक आधारों को समझने के बाद अब उन सांस्कृतिक और कानूनी धागों की बात करते हैं जो इस देश के कामकाज को चलाते हैं। मतलब हमारी भाषा, हमारी लिपि और हमारा कैलेंडर। यहीं पर वो बात आती है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, भाषा का मुद्दा। ये एक ऐसा विषय है जिस पर सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत ही आम धारणा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर हम संविधान के पन्नों को पलटें तो सच्चाई कुछ और ही है ना? जी, संविधान का अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल 343 इस बात को स्पष्ट करता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी कामकाज की भाषा। एग्जैक्टली। हमारे संविधान ने किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, ताकि हर क्षेत्र की भाषाई पहचान और संस्कृति का सम्मान किया जा सके। ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच का एक बहुत बड़ा वैचारिक फर्क है। और लिपि के बारे में भी बहुत स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 343(1) के तहत ये तय किया गया है कि आधिकारिक कामकाज के लिए हिंदी को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाएगा। अतः देवनागरी हमारी राष्ट्रीय लिपि है। और कैलेंडर का क्या? समय की गणना के लिए भारत ने जिस आधिकारिक कैलेंडर को अपनाया है वो है शक कैलेंडर। इसे 1957 में एक विशेष कैलेंडर कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। अच्छा, 1957 में? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मौजूद खगोल डेटा यानी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। इन तीनों अनुच्छेदों और लिपियों को एक साथ याद रखने का एक बहुत मजेदार राइमिंग शॉर्टकट है मेरे पास। बताइए, क्या है वो ट्रिक? ट्रिक है 3-4-3 में हिंदी की स्क्रिप्ट है रंगीन। 3-4-3 मतलब अनुच्छेद 343 और रंगीन स्क्रिप्ट का मतलब है देवनागरी। हाँ, इस तरह के न्यूमोनिक्स जटिल कानूनी आर्टिकल्स को भी मनोरंजक बना देते हैं। बिल्कुल। अब हम अपने प्रतीकों के सफर के बिल्कुल अंतिम और सबसे सम्मानजनक पड़ाव पर आ गए हैं। देश के सर्वोच्च सम्मान और राष्ट्रपिता की धरोहर। जी, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ये कोई आम पुरस्कार नहीं है।
ये जीवन भर के असाधारण योगदान की मान्यता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और इसके कुछ बहुत ही अहम आंकड़े हैं। साल 2019 तक की गणना के अनुसार कुल 48 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 48 लोगों में से महिलाएं कितनी हैं? अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 14 विभूतियों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। और विदेशी नागरिक? हाँ, इस सूची में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत रत्न सीमाओं का मोहताज नहीं है, ये सिर्फ कर्म को पूछता है। महिलाओं के इस आंकड़े को याद रखने का विजुअल ट्रिक बहुत ही प्यारा है। बस ये सोचिए, 5 उंगलियों से रत्न पकड़ो। 5 उंगलियों से रत्न मतलब एक हाथ की 5 उंगलियां, यानी 5 महिलाएं जिन्हें भारत रत्न मिला है। बिल्कुल। इस ट्रिक के बाद ये आंकड़ा भूलना लगभग नामुमकिन है। अब अंत में उस शख्सियत की बात करते हैं जिनके बिना आधुनिक भारत का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने की आदत हम सब में इतनी गहरी है कि हम कभी सोचते ही नहीं कि उन्हें उपाधि सबसे पहले दी किसने थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो प्रसारण के दौरान उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। वाह, ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच गहरे वैचारिक मतभेद थे। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद बोस द्वारा उन्हें राष्ट्रपिता कहना उनके आपसी आदर को दिखाता है। ये महज एक तथ्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। और इन्हीं महान नेताओं की याद में हमारे 3 प्रमुख राष्ट्रीय दिवस घोषित किए गए हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ये पूरी यात्रा सच में बहुत ही शानदार रही है। 19 अलग-अलग प्रतीकों के माध्यम से हमने पूरे भारत के भूगोल, इतिहास और संस्कृति का चक्कर लगा लिया है ना? और अब समय आ गया है इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से का, यानी एक मास्टर क्विक रिवीजन। बिल्कुल, जब दिमाग एक बार सारी जानकारी ले लेता है तो उसे एक तेज रिकैप की जरूरत होती है। तो क्या हम इन सभी 19 पॉइंट्स को एक सांस में दोहरा सकते हैं? क्यों नहीं, चलिए एक सुपर फास्ट रिकैप करते हैं। ध्वज है तिरंगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, अनुपात 2.3। ध्वज है तिरंगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, अनुपात 2। प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, मुंडकोपनिषद का सत्यमेव जयते। ध्वज है तिरंगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, अनुपात 2। ऑडिटरी पहचान में गान जने गण मन और गीत वंदे मातरम दोनों का दर्जा समान, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आगे पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस 1973, पक्षी मोर और जलीय जीव डॉल्फिन जो गंगा की शुद्धता का प्रतीक है। प्रकृति के वरदानों में फूल कमल, नीलियम्बो, फल आम, मैंगीफेरा और पेड़ बरगद। नदी गंगा 2510 किलोमीटर, मुद्रा रुपया 15 जुलाई 2010 और राष्ट्रीय खेल हॉकी, लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड। संस्कृति के धागों में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी अनुच्छेद 343 के तहत, और शक कैलेंडर 1957, और अंत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2 जनवरी 1954 से शुरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को दी गई राष्ट्रपिता की उपाधि। बेहतरीन। ये तेज रिवीजन किसी भी जटिल जानकारी को लॉक करने का सबसे सही तरीका है। आज हमने जितने भी तथ्य पढ़े, ये सब सिर्फ बेजान आंकड़े नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वो मजबूत धागे हैं जिनसे हमारे देश का पूरा ताना बाना बुना गया है। तिरंगे के रंग से लेकर बरगद की गहरी जड़ों तक हर प्रतीक हमारी एक कहानी कहता है। और ये प्रतीक अतीत के मील के पत्थर हैं जो हमें भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। एकदम सही। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही रोचक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। वो क्या? हमने देखा कि बाघ, कमल और बरगद जैसे ज्यादातर प्रतीक दशकों पहले चुने गए थे, लेकिन जरा सोचिए, अगर आज के 21वीं सदी के इस डिजिटल स्पेस में जाने वाले भारत को दर्शाने के लिए हमें बिल्कुल नए सिरे से कोई प्रतीक चुनना हो, तो वो क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और हर आम सी दिखने वाली चीज के पीछे के अद्भुत विज्ञान को खोजते रहिए। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल एग्जाम एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी आपको पढ़ाया जाए उसकी PDF भी आपको मिल सके।